जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आर्टिकल 12 हम लोग पढ़ चुके हैं, मूल अधिकारों की विशेषता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है आर्टिकल 13, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस पे काम आएगा, थोड़ी सी आपकी समझ विकसित करेगा। इसके बाद हमारे दो वीडियो आर्टिकल 13 से ही रहेंगे, लेकिन वो दोनों वीडियो रहेंगे मेंस से रिलेटेड। आज वाला प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा और वो दोनों वीडियो आपको मेंस में काम आएंगे। ठीक है, ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे किस पे आते हैं, आर्टिकल 13 पे आते हैं। दोस्तों आर्टिकल 12 में हमने राज्य की डेफिनेशन देखी थी। एक एक करके हम लोग जो आर्टिकल्स छोटे रहेंगे उन लोगों को हम छोटे वीडियो में करेंगे, और जो हम लोगों को डिटेल में पढ़ना उनको काफी डिटेल करेंगे, है ना। तो आर्टिकल 13 हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखी हम लोगों ने, और अब हम लोग आर्टिकल 13 पढ़ने वाले। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। आर्टिकल 13 का टाइटल क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। लॉज इन कंसिस्टेंस, ये साथ में करना, हाँ गलत हो गया, दोनों पास पास में कर रहे ना, विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, दो चीजें समझना। यहां पर लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों से असंगत, असंगत अपने को यहां पर ध्यान रखना है, और उनका अल्पीकरण करने वाली विधि। अल्पीकरण मतलब होता है कम करना। देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों से असंगत मतलब मूल अधिकारों से मेल न खाती हो, और यदि उनको कम करती हो तो ऐसी विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी। मतलब ऐसे क्या कानून, ऐसे लॉज क्या होंगे, सब जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, खत्म नहीं होंगे। समझना क्या मैटर है उसका। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का भी इससे आर्टिकल 13 से थोड़ा बहुत रिलेशन आता है, क्योंकि यहां से हमको एक डेफिनेशन मिलती है, सॉरी एक सिद्धांत मिलता है, एक प्रिंसिपल मिलता है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपको वहां नहीं जाना है, ज्यादा किराया लग रहा है, तो आप क्या करो, यहीं के यहीं हाईकोर्ट चले जाओ। कहां, जबलपुर चले जाओ, इंदौर चले जाओ, जहां आपको मर्जी आए वहां चले जाओ, हाईकोर्ट में, जिला कोर्ट में मत जाना बस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आर्टिकल 13 को समझने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो मेंस में हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम अपने को 10 सिद्धांत पता चलते हैं, लेकिन अलग अलग आर्टिकल से रिलेटेड है। हमको यहां पर 3-4 सिद्धांत पढ़ना है। पहले हम आर्टिकल को 13 को समझते हैं। आर्टिकल 13 में हम लोगों का टाइटल तो ये दे रखा है, लेकिन आर्टिकल 13(1) आपसे क्या कहता है। आर्टिकल 13(1) आपसे कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले, आर्टिकल 13(1) आपसे कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले, संविधान हमारा लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, मतलब उससे पहले की बात करें, कब से, 26 जनवरी 1950 से पहले की बात करें हम लोग, तो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में प्रवर्त विधियां, मतलब यहां पर जितने भी कानून हैं, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक की वे भाग 3 मतलब अपने मूल अधिकारों के उपबंध से असंगत है। उस मात्रा तक शून्य होंगी। मैंने उस समय भी आप लोगों को यह बात बताई थी जब मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब भी। तो उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक की वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। असंगत है मतलब मेल नहीं खाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कानून बना हुआ है महिलाओं के खिलाफ, या कोई भी कानून बना, कोई एक कानून मान लीजिए, आप अपने मन से कोई कानून बना लीजिए, ABCD जो भी है, ठीक है। कब, 1950 से पहले कोई भी कानून बनाया गया है किसी चीज से। जैसे हम लोग एक कानून पढ़ते हैं, SC/ST एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, मान लो ये एक्ट हम लोगों ने पढ़ा। मान लीजिए कि इस तरीके का कोई भी कानून, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए थे, यदि वो मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं या मूल अधिकार से मेल नहीं खाते हैं, तो वो क्या होगा, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगे। इसका मतलब ये पूरा कानून नहीं खत्म होंगे, जो भी चीजें उसमें, जैसे मान लो 10 उसमें प्रावधान दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो चौथा और छठा प्रावधान रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो यहां पर काम नहीं करेगा। ये कहता है का हमारा आर्टिकल 13(1). हमारे जो संविधान निर्माता थे इतने दूरदृष्टा थे, जिसको लोग आलोचना करते हैं ना कि बहुत बड़ा संविधान है, यहां डिफाइन उन लोगों ने इसीलिए किया, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 13(2) हम लोगों को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों को छीनती है, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश करती है, या न्यून करती है मतलब कम करती है। तो डैश 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 लिखा हुआ इसके आगे के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। दोस्तों इसीलिए मैंने आप लोगों को आर्टिकल 12 में राज्य की डेफिनेशन बताई थी कि राज्य में क्या क्या आने वाला है। तो आर्टिकल 13(2) आपसे क्या कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, मतलब ऐसा कोई कानून या लॉ नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीने, उसका हनन करे। मतलब अंग्रेजों ने बनाया या भारतीयों ने, किसी ने भी बनाया, जो पुराने कानून चले आ रहे हैं, रूढ़ी प्रथावादी वगैरह जो भी चीजें चली आ रही है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी।
उल्लंघन की मात्रा तक ये छीनते हैं। लेकिन उन लोगों को पता था कि मान लो कोई कानून ऐसा अगर मान लो 26 जनवरी 1950 के बाद बना दे, इसलिए उन्होंने 13(2) में क्या कहा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो एफआर के उल्लंघन को छीनती है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को छीनती है या कम करती है, तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। वही बात है कि पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन जो चीजें छीन रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। आगे देखो आर्टिकल 13(3) आपसे क्या कहता है। आर्टिकल 13(3) में अपने को विधि शब्द का व्यापक रूप बताया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल 12 में बताया कि हम लोगों को राज्य की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें बता के रखी है, वैसे ही आर्टिकल 13(3) में आपको विधि शब्द का बहुत बड़ा अर्थ बता के रखा है, व्यापक अर्थ बता के रखा है, विस्तृत अर्थ बता के रखा है। जैसे मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, सारी चीजें वहां पर क्लियर कट समझाई थी, बताया था कि विधि शब्द में क्या क्या आता है। आप याद कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने, नहीं देखा तो जाकर वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी, प्रथा, है ना, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, लॉज, ये नियम हो जाएगा, रेगुलेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, रूढ़ी प्रथा। स्थायी विधियां मतलब परमानेंट जो लॉज है जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब हमारी पार्लियामेंट उसको बना रही है या फिर कौन बना रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर उसको बना रहा है। तो ये सब क्या होंगे, विधि की परिभाषा में आएंगी। और इस शब्द के नाम पर कितने केसेस हुए थे आपने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा है, मूल ढांचे के सिद्धांत पे आप लोगों ने देखा है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल यहां नहीं करूंगा इस चीज को कि केशवानंद भारती का मामला, गोलकनाथ का मामला और सारी चीजें कि विधि शब्द में आता है कि नहीं आता है संविधान संशोधन में। तो दोस्तों अब फिर हम लोगों को ये समझ में आया कि विधि शब्द को डिफाइन करके रखा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी कितने विवाद हुए देखा आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर में। तो आर्टिकल 13(4) में क्या दे के रखा है, 13(4) में क्या दे रखा है, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है, ये बाद में डाला गया है, पहले नहीं था। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 13(1), 13(2) और 13(3) था, लेकिन बाद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में यह कहा गया कि संविधान संशोधन जो है हमारा, जैसे कि हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं, जैसे आर्टिकल 21 हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन हम लोगों ने संशोधन करके आर्टिकल 21(a) में क्या डाला शिक्षा का अधिकार होगा किसको, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की हम लोगों ने, तो संशोधन करके बाद में डाला है ना। तो हम लोग क्या करें, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके ऊपर काफी विवाद हुआ था और बाद में क्या हुआ कि मूल ढांचे का सिद्धांत आया। फिर उसके बाद 1973 में आप लोगों ने मूल ढांचे का सिद्धांत देखा। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहां देखने को मिलती है कि 13(1), 13(2), 13(3) में क्या दे रखा है, क्योंकि विधि शब्द और संविधान संशोधन के बीच कितना कंट्राडिक्शन हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं उसको, इसलिए यहां पर उसको हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें 13(1) और 13(2) के ऊपर जब कभी भी विवाद होता है, कोई भी चीजें होती है, तो यहां से दो सिद्धांत निकल के आते हैं, क्योंकि भाई कोई कानून है वो कितना फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, कितना उसको कम कर रहा है, ये डिफाइन कौन करेगा। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कोई भी कानून बना हुआ है, किसी कानून से आपको तकलीफ है, तकलीफ हो रही है, कोई कानून पहले वाला चला आ रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे। तो वहां 13(1) और 13(2) से आपके कुछ सिद्धांत निकल के आते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत थे, 5-6 सिद्धांत और है, लेकिन हम लोग सारे को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 5-6 सिद्धांत को पढ़ने वाले। ये प्रीलिम्स के हिसाब से आप नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इनसे रिलेटेड मेंस का, 3-3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कैसे आएंगे देखो। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत मतलब जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत 13(1), 13(2) की वजह से कहीं पर लिखा नहीं है। आर्टिकल 13 में कहीं नहीं लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू, हाँ उससे सिद्धांत निकलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दिए गए हैं। फिर पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये जुडिशियल रिव्यू हो गया। फिर उसके बाद में आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। उसके बाद में भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। फिर उसके बाद में अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एवियर। ये 5 सिद्धांत निकल के आ रहे हैं। कुल मिला के वैसे तो अपने को 3 सिद्धांत यहां से निकल रहे हैं, 2 सिद्धांत और अलग अलग आर्टिकल से, जैसे कि ये आर्टिकल 14 में हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोगों को उस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो लेक्चर्स रहेगा इन सारे सिद्धांत पर ही रहेगा। ये सिद्धांत मैंने यहाँ शॉर्टकट में आप लोगों को इसलिए बताया कि हमको सिर्फ 13 को पढ़ना था। ये सिद्धांत हम लोगों को मेंस में ज्यादा 3-3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आने के चांसेस 100% रहेंगे 2020 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने फंडामेंटल राइट्स स्पेशली लिख के रखा हुआ। और यहां से 3 सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन, पृथक्करण और आच्छादन तो आना ही आना है। मुझे लगता है 2019 में भी यहां से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है। 2 वीडियो हम लोगों के रहेंगे। एक तो ये तो 5 सिद्धांत हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और भी हो सकता हो मेरी इच्छा हुई तो और थोड़े सिद्धांत बढ़ा दूंगा, लेकिन इससे न्यायिक पुनर्विलोकन से सिद्धांत से एक मैं 5 मार्क्स वाला और 11 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी अलग से डील करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है
तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ये आपका अपना चैनल है, मैं दिल से मेहनत करूँगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना हो तो आपकी इच्छा, करते तो हो नहीं आप लोगों से, बोलो आप लोगों को हलवा परोस दो, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन फिर भी क्या करो, आपसे दोस्ती हो गई है तो डालना पड़ता है वीडियो। ठीक है, बने रहिए, धन्यवाद।